बच्चों, आज हम शरीर में द्रवों के परिसंचरण के अंतर्गत हृदय ध्वनियों, ईसीजी, रुधिर वाहिनियों और धमनी, मनुष्य का जो धमनी तंत्र है ना, उसके बारे में और हृदय की धड़कन का नियमन किस प्रकार होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हृदय धड़कन की उत्पत्ति कैसे होती है ना, और उसका कंडक्शन कैसे होता है और हृदय चक्र क्या है, ये आपने पढ़ लिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हृदय ध्वनियाँ। हार्ट साउंड। हमारे हृदय में शरीर के विविध अंगों से रुधिर को कलेक्ट करके हृदय में लाया जाता है और हृदय से उस रुधिर को जो है शरीर के विविध अंगों तक फिर से परिसंचरण तंत्र के माध्यम से सर्कुलेट कर दिया जाता है ना। उसको पुनः पंप के द्वारा, मतलब हृदय की पंपिंग क्रिया के द्वारा शरीर के विविध भागों में, विविध अंगों में जो है उसको धमनियों के माध्यम से परिसंचरित कर दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे ही हृदय में रुधिर आता है ना, और आकर जो चैम्बर्स हैं, 4 कोष्ठ हैं, उन कोष्ठों पर जब रुधिर भरता है ना, तो उसके परिणाम स्वरूप आलिंद और निलय के बीच जो पाए जाने वाले जो कपाट होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है। तो उन कपाटों के खुलने और बंद होने के कारण हमारे सीने पर है ना, या धमनियों में जो है, या हृदय में एक ध्वनि उत्पन्न होता है। उस ध्वनि को ही कहते हैं हृदयक ध्वनियाँ। ठीक है। ये ध्वनियाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न ध्वनियाँ है ना, और दूसरा जो होता है वो अर्धचंद्राकार कपाट जो पाए जाते हैं है ना। द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाटों में जो अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, उनके बंद होने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो भी हृदयक ध्वनि के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है हृदय में, इसको किसके द्वारा सुनते हैं? एक यंत्र के द्वारा या एक मशीन के द्वारा, जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर जो है गले में एक मशीन को हमेशा क्या करके रखता है? लटका के रखता है। ठीक है। जब किसी मरीज को ट्रीटमेंट करना होता है तो उसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरे को जो है अपने कान में लगाता है और दूसरा सिरा को मरीज के सीने में लगाकर उसके हृदय से निकलने वाली ध्वनि को वो सुनता है। ठीक है। तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। हमें ये भी पता है कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार है ना। तो साउंड्स को भी सुनता है। जो साउंड्स उत्पन्न हो रहा है वो धड़कन नाड़ी से भी पता कर लिया, नाड़ी से भी गिनता है ना। क्या करेगा? कान में अपना ईयरपीस, स्टेथोस्कोप का ईयरपीस है, उसको लगा दिया और सीने में उसके पॉइंटर को लगा देता है, और उसके बाद क्या करता है? नाड़ी को पकड़ लेता है और दोनों तरीके से इधर की साउंड्स और इधर का पल्स जो है किस प्रकार चल रहा है उसको जो है उस नाड़ी परीक्षण करता है और हृदय की ध्वनि को सुनने का प्रयास करता है। ठीक है। मान लो शरीर में कोई विकार है, आप बीमारी से यदि ग्रसित हैं, तो उस कंडीशन में आपके हृदय से निकलने वाले जो हृदय ध्वनि की जो गति होगा, या तो कम होगा या फिर अधिक होगा, है ना। ज़्यादातर क्या होता है? मान लो बुखार है तो उस कंडीशन में हृदय की धड़कन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। या किसी को किसी बात से अगर डर लग रहा है, किसी व्यक्ति को जो है किसी बात से या किसी वस्तु से, किसी चीज से यदि डर लगता है, तो उस कारण भी उसके हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लो आप में से कितने ही ऐसे होंगे जो इंजेक्शन से डरते होंगे, है ना। मतलब इंजेक्शन का नाम लेते ही हाथ पांव जो है कांपना शुरू हो जाता है, अरे मुझे इंजेक्शन लगने वाला है। तो ऑटोमेटिक हृदय का जो धड़कन है वो क्या बढ़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में धड़कन जब बढ़ जाएगा तो साउंड जो है क्या होगा? जोर जोर से आएगा, है ना। तो उन्हीं ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं? हृदयक ध्वनियाँ कहते हैं, जो 2 प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करेंगे। पहला कंडीशन में जब हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो
प्रथम हृदयक ध्वनि। ये प्रथम हृदयक ध्वनि कब उत्पन्न होता है? जब हमारे शरीर में पाए जाने वाले हृदय में पाए जाने वाले जो द्विवर्णी और जो त्रिवर्णी जो कपाट होता है, द्विवर्णी और त्रिवर्णी जो कपाट होता है वो बंद होता है उस समय। ये पहला ध्वनि हो गया, ठीक है, जिसको प्रथम हृदयक ध्वनि कहते हैं। इससे जो साउंड उत्पन्न होगा वो होता है लफ की साउंड उत्पन्न होता है ना। पहला जो ध्वनि उत्पन्न होगा वो क्या होगा? लफ की ध्वनि। फिर कुछ समय तक जो है कुछ क्षण तक जो है ध्वनि उत्पन्न होना बंद हो जाता है। तो पहला ध्वनि किस चीज को दर्शा रहा है? प्रथम हृदयक ध्वनि को। दूसरा द्वितीय हृदयक ध्वनि। द्वितीय जो हृदयक ध्वनि होता है वो अर्धचंद्राकार कपाट जो पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार जो कपाट पाए जाते हैं उनके बंद होने के कारण उत्पन्न होता है। और ये ध्वनि किस प्रकार का आएगा? उसका जो साउंड आएगा वो डब, अर्थात लफ डफ ऐसा जो है साउंड उत्पन्न होता रहता है, ठीक है। तो जो लफ की जो ध्वनि है वो 0.3 सेकंड्स के लिए और डब की जो ध्वनि होता है वो 0.5 सेकंड्स के लिए होता है, और बीच का जो अंतर होता है वो उसका विश्राम अवस्था होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे हृदय से दो ध्वनियाँ निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, है ना। और कब तक उत्पन्न होते रहेंगे? जब तक कि हमारे हृदय में पाए जाने वाले जो द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट खुलते रहेंगे और बंद होते रहेंगे। उसी प्रकार अर्धचंद्राकार जो कपाट है वो खुलते रहेंगे और बंद होते रहेंगे उस समय, ठीक है। तो इसी का परीक्षण जो है डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप के द्वारा कर लेता है, और स्टेथोस्कोप द्वारा इसका परीक्षण करके शरीर में उपस्थित रोगों का, मतलब कोई व्यक्ति जो है अस्वस्थ है तो उसकी अस्वस्थता का जो है वो कारण जानने का प्रयास करता है। फिर अगला देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को शॉर्ट में इंग्लिश में कहा जाता है ECG, E.C.G। E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर कार्डियो और G फॉर ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमें मालूम है कि हमारे शरीर में जो बायां अलिंद होता है, दायां अलिंद जो होता है, उस दायां अलिंद में क्या पाया जाता है? एक नोड पाया जाता है, जिसको कौन सा नोड कहते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। कौन सा नोड? ऐसे नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड। ये साइनो ऑरिकुलर जो नोड के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? विद्युत रासायनिक तरंग, जिसको हम क्या कहते हैं? आवेग, है ना। और वो आवेग का प्रवाह कहाँ तक होता है? नीलयों तक होता है ना। आलिंद में जो आवेग उत्पन्न हुआ उसका प्रवाह या उसका कंडक्शन जो है कहाँ तक हो जाता है? हमारे नीलयों तक हो जाता है, ठीक है। तो उसी समय उसी विद्युत रासायनिक तरंग को या उसी आवेग को हृदय से दूर एक यंत्र के द्वारा या एक मशीन के द्वारा हम मापते हैं। उस मशीन को कहते हैं ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अर्थात हृदय में जो साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा जो विद्युत रासायनिक तरंग उत्पन्न हो रहा है, उस विद्युत रासायनिक तरंग को हृदय से दूर एक यंत्र के द्वारा या एक मशीन के द्वारा क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है ना। उस मशीन को ही क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा जो ग्राफ बनता है ना, उसको यदि हम उसको कागज में बस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
मशीन के द्वारा जो प्रिंट मिला उसको यदि हमें कागज में जो है प्रिंट करके अलग कर लें, निकाल लें, तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाएगा। आपने कभी सीरियलों में, टीवी वगैरह में देखे होंगे, मान लो किसी व्यक्ति के शरीर का ऑपरेशन हो रहा है ना, तो उसके शरीर के हृदय के जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को जो है किसमें, कंप्यूटर में हमेशा क्या करके रखते हैं? जोड़ के रखते हैं, है ना। तो उसका इम्पल्स जो है किस प्रकार ऐसा चल रहा है वो ऐसा दिखाता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ऐसा बढ़ जाता है। यही ग्राफ जो है क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाएगा, जो किसके द्वारा निकाला गया, पढ़ा जा रहा है? ECG द्वारा या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा, ठीक है। अब यदि हम इसको एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो प्राप्त होता है वो किस प्रकार प्राप्त होगा? यहाँ पर इस प्रकार के एक ग्राफ मिलता है ना, जिसमें से ये स्थिति को कहा जाता है P, एक स्थिति होता है Q, ये होता है R, ये होता है S और ये होता है T, है ना। ये जो है आर्टरियल एक्टिविटीज को प्रदर्शित करता है। आर्टरियल एक्टिविटीज, धमनी की जो क्रियाशीलता है उसको प्रदर्शित करता है। कौन सा ग्राफ? P, ठीक है। प्रारंभ में क्या होगा? लेफ्ट एक प्लेन रहेगा, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा और घटेगा। एक स्थिति में जाकर वो क्या हो जाता है? पूर्णतः नीचे आ जाता है ना। और फिर एकाएक जो है फिर कहाँ चढ़ जाता है? ऊपर। तो ये जो स्थिति बिंदु P और Q किस चीज को दर्शा रहा है? हमारे साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा जो आवेग उत्पन्न किया गया उस आवेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिर Q और R और S T, है ना, R और S, ये दोनों जो है क्या हुआ? एक बार बहुत ऊपर चढ़ गया, फिर से ग्राफ कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो दूसरा नोड हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? जो आलिंद और निलय होते हैं उसके बीच क्या पाया जाता है? सेप्टा, है ना। और सेप्टा के बीच एक और नोड होता है जिसको क्या नोड कहते हैं? AV नोड। AV नोड मतलब आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। उसके द्वारा क्या तैयार किया जाता है? विद्युत रासायनिक तरंग या आवेग, है ना। वो आवेग बंडल ऑफ हिंज के द्वारा क्या होता है? जो निलयों के पार्श्व हिस्से से जो है उसके पार्श्व हिस्से से निलयों को, आवेग को कंडक्ट करता है। तो उसी चीज को दर्शाता है R और S, ठीक है। और T जो है आपके शरीर में जो वेंट्रिकुलर एक्टिविटीज होता है, वेंट्रिकुलर अर्थात आपके शरीर में जो वेन्स होते हैं या शिराएं होती हैं उसकी कंडीशंस क्या है, उसमें किस प्रकार से रुधिर का प्रवाह हो रहा है उसको कंडक्ट करने का उसको प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इस ग्राफ को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो हमेशा हमारे शरीर में इसकी मतलब क्रियाएं हो रही हैं, चूंकि शरीर में इसको नहीं जांचा जा सकता, इसलिए क्या किया जाता है? इसको हृदय से दूर किसी ऑपरेटर में या किसी मशीन में इसको पढ़ा जाता है ना। इसी घटना को कहते हैं ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला देख लेते हैं हृदय के कार्यों का नियमन या हृदय धड़कन के कार्यों का नियमन। हृदय धड़कन का नियमन हमारे शरीर में जो हृदय रुधिर परिसंचरण तंत्र का प्रमुख क्या होता है? अंग होता है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनल सिस्टम है, अंग तंत्र है, उसमें एक प्रमुख अंग तंत्र होता है। तो उसी प्रकार रुधिर परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन है? हृदय है, ठीक है। तो हृदय की क्रियाओं का, हृदय में कौन सा चक्र चलता है? कार्डियक चक्र चलता है। कार्डियक चक्र क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ लिया है। आलिंदों का संकुचन, निलयों का संकुचन और निलयों का शिथिलन। इस क्रिया को जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, या उसका नियंत्रण जो है कितने विधियों से किया जा सकता है? 3 तरीके से। पहला तंत्रिकी नियंत्रण, तंत्रिकी नियंत्रण या फिर नियमन। तंत्रिकी नियमन के अंतर्गत हमारे शरीर में जो मेडुला ऑब्लिगाटा है जिसकी स्थिति कहाँ पर है? ये हमारा
पश्चिम मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क के नीचे, है ना, मतलब पश्चिम मस्तिष्क वाला जो भाग होता है ना, वहीं पर क्या पाया जाता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। वो मेडुला ऑब्लांगाटा में एक कार्डियक केंद्र पाया जाता है। कौन सा केंद्र, कार्डियक केंद्र। एक कार्डियक केंद्र के द्वारा बहुत सारे तंत्रिकाएं निकली हुई होती हैं जो हृदय के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इसमें से जो कार्डियक केंद्र से दो प्रकार के शाखाएं निकलती हैं, है ना, एक तो कार्डियक निरोधक और दूसरा कार्डियक त्वरक। कार्डियक निरोधक का मतलब जो हृदय की धड़कन जो है यदि तेज हो रहा है तो उसको क्या करके रखेगा, वो कंट्रोल करके रखेगा, है ना। और दूसरा त्वरक का मतलब होता है जो हृदय की धड़कन यदि कम हो रहा है तो उसको क्या करेगा, वो बढ़ाकर रखेगा, मतलब बैलेंस करके रखेगा। तो इस प्रकार से तंत्रिकी नियंत्रण के अंतर्गत कार्डियक जो केंद्र होता है ना, कहाँ पर, मेडुला ऑब्लांगाटा में। वो मेडुला ऑब्लांगाटा में जो कार्डियक केंद्र होता है उसके द्वारा हृदय के जो धड़कन की जो क्रियाविधि है उसको नियंत्रित किया जाता है। दूसरा, हार्मोनल नियंत्रण। हार्मोनल नियमन या फिर नियंत्रण। तो हार्मोनल नियमन या नियंत्रण के अंतर्गत हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या सिक्रेट किया जाता है, हार्मोन्स या रासायनिक पदार्थ जो सिक्रेट किया जाता है उसी को कहते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो हमारे थायराइड ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको कौन सा हार्मोन्स कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और दूसरा एड्रीनेलिन हार्मोन्स। ये दो ऐसे रसायन हैं या हार्मोन्स हैं जो हृदय की धड़कन की क्रिया का क्या करने का कार्य करते हैं, नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो कहाँ सिक्रेट होता है, थायराइड ग्रंथि से, और एड्रीनेलिन हार्मोन्स जो है ये कहाँ सिक्रेट होता है, पीयूष ग्रंथि से, है ना। तो इनके द्वारा हृदय की जो धड़कन की क्रियाविधि को नियंत्रित किया जाता है। कौन से तरीके से, हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत। तीसरा देखते हैं रासायनिक नियंत्रण या रासायनिक नियमन। रासायनिक नियमन, तो इसके अंतर्गत शरीर में होने वाले जो उपापचय क्रिया है उस उपापचय क्रिया को विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा नियंत्रित करके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर के जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू, पीएच मान को क्या करके रखते हैं, स्थिर करके रखता है ना। पीएच मान कितना होना चाहिए ब्लड का, 7.4। तो उसको जो है नियंत्रित करके रखा जाता है तो ऑटोमेटिक हृदय की धड़कन जो है नियंत्रित रहता है। ठीक है, और किसी कारणवश शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या किसी अनावश्यक रासायनिक पदार्थ की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो पीएच मान क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। और जब पीएच मान परिवर्तित हो जाएगा तो हृदय की धड़कन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इनकी मात्रा यदि बैलेंस्ड है, नियंत्रित है, तो ऑटोमेटिक हृदय की जो क्रियाविधि है वो नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा हमारे शरीर में एक और विशिष्ट रसायन सिक्रेट किया जाता है, एसिटिल कोलिन। ये एसिटिल कोलिन नामक जो रासायनिक पदार्थ है ये भी शरीर के जो हृदय की क्रियाविधि का क्या करता है, नियमन करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बारे में आपने तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पढ़ा है। ठीक है, ये कहाँ बनता है, जहाँ पे युग्मन अनुबंध बनता है वहीं पर। ठीक, तो ये जो है शरीर के हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो हृदय है वो हृदय की क्रियाविधि पर भी नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हृदय के कार्यों का नियंत्रण या नियमन। अगला देखते हैं रुधिर वाहिनियां। बी, रुधिर वाहिनियां या फिर इन्हीं को लिख सकते हैं हम रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिकाएं। हमारे शरीर में हृदय से रुधिर को शरीर के विविध अंगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और शरीर के विविध अंगों में जो अशुद्ध रक्त है उस अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाने के लिए
जो वाहिकाएं पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं शिराएं। अर्थात हमारे शरीर में ये रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार के हो गई? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, है ना? क्या क्या? एक तो धमनियां, दूसरा शिराएं और तीसरा होता है केशिकाएं, कैपिलरीज। ये 3 ऐसे रुधिर वाहिकाएं हैं जिसके द्वारा शरीर में रुधिर को जो है हृदय से लेकर शरीर के विविध अंगों तक पहुंचाया जाता है और विविध अंग से वापस हृदय तक रुधिर को लाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है क्या करते हैं? सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, मतलब तीनों जो है आपस में मिलकर रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों की ओर पहुंचाते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ये रुधिर वाहिकाओं के अंतर्गत अब हम देख लेते हैं एक एक का डिटेल्स, है ना? धमनी क्या है, शिरा क्या है और केशिकाएं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धमनियां, आर्टरीज। धमनियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टरीज। तो वे रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से शुद्ध रुधिर को या ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विविध अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन रुधिर वाहिकाओं को क्या नाम दिया गया है? धमनियां नाम दिया गया है, आर्टरीज नाम दिया गया है। ठीक है, ये धमनियां आगे चलकर बहुत पतले पतले शाखाओं में फिर से क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। उन पतले शाखाओं को धमनिका कहा जाता है ना? जो बड़ी धमनी है, मतलब बड़ी वाहिका है, वो क्या कहलाएगा? धमनी, है ना? सबसे बड़ी जो धमनी जो हृदय से निकला हुआ है वो कहलाता है महाधमनी। हमें मालूम है कि हमारे शरीर में 2 महाधमनियां हैं। क्या क्या? एक तो सिस्टेमिक या दैहिक महाधमनी और दूसरा पल्मोनरी महाधमनी। हृदय से ये 2 महाधमनी उत्पन्न होते हैं, जिसमें से सिस्टेमिक महाधमनी का वर्क क्या है या फंक्शन क्या है या क्या करता है? ये हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विविध अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे ये हृदय से उत्पन्न होता है, आगे चलकर 2 शाखाओं में विभक्त होता है, जिसको आप आगे धमनी तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें हमेशा कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। और दूसरा होता है पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी जो होता है वो आगे चलकर क्या होता है? 2 शाखाएं बनाता है ना? 2 शाखा में विभक्त हो जाता है और दोनों ओर, हृदय के दोनों ओर जो फेफड़े हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, दोनों फेफड़ों में जो है अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो धमनियां होती हैं, इन धमनियों पर हमेशा रुधिर जो है हृदय के पंपिंग क्रिया के द्वारा क्या होता है? रुक रुक कर और दाब के साथ बहता है। ठीक है, फिर धमनी के जो दीवार होते हैं वो मोटे होते हैं। धमनी के जो दीवार है वो मोटा होता है और उसकी जो गुहा होती है वो पतली होती है ना? दीवार मोटा होता है, क्यों मोटा होता है? क्योंकि वो संयोजक और फिर बहुत सारे आरेखित पेशियों और फाइबर्स या इलास्टिन तंतुओं से मिलकर बने हुए होता है ना? रुधिर की जो धमनियां होती हैं वो इलास्टिन तंतुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। चूंकि इलास्टिन तंतुओं की मात्रा अधिक होता है, जिसके कारण उसका दीवार जो होता है वो मोटा होता है। और दीवार मोटा होने के कारण या और फिर उसकी गुहा जो है संकरा होने के कारण उसमें यदि किसी क्षण रुधिर ना भी रहे, तब भी धमनियां आपस में पिचकती नहीं है, आपस में चिपकती नहीं है। समझ में आ गया ना? और यदि धमनी की दीवार जो है पतला हो जाए या उसकी गुहा जो है चौड़ा हो जाए, तो उसका कंडीशन क्या हो सकता है? धमनियों की दीवार आपस में चिपक सकता है ना? फिर धमनी की एक दूसरी विशेषता यह है कि धमनी की जो दीवार जो है मोटी हो गया, है ना, गुहा पतली हो गया, इसके साथ साथ इसमें किसी भी प्रकार के कोई कपाट नहीं पाया जाता। धमनियों में क्या नहीं पाया जाता? कपाट नहीं होता। अब कपाट नहीं होता तो क्या रुधिर का प्रवाह उल्टा हो सकता है? भाई धमनियों में जो है धमनी की दीवार क्या हो गए? मोटे हो गए इस प्रकार से इलास्टिन तंतु के कारण, है ना? इस पर कहीं पर भी कपाट नहीं है और इसकी जो गुहा है वो क्या हो गई? पतली हो गई। यहाँ पर किसी क्षण यहाँ पे मान लो रुधिर नहीं है, तब भी इसकी दीवार आपस में नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलास्टिन तंतु जो है उसको क्या करके रख रहे हैं? खींच के रख रहे हैं, है ना? फिर इसमें जो है प्रवाह जो है हमेशा एक ओर होता है। कहाँ से कहाँ? किस ओर? हार्ट से या हृदय से शरीर के अंग की ओर, ऑर्गन्स की ओर।
है ना। तो रुधिर का प्रवाह इस ओर हो रहा है और किसी क्षण मान लो हृदय की धड़कन जो है कुछ क्षण के लिए क्या हो जाए, कम हो जाए, कमजोर हो जाए, तो क्या ये रुधिर वापस आ सकता है हृदय की ओर? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हृदय की पंपिंग क्रिया के कारण हमेशा इसमें क्या रहता है, एक दाब रहता है, ठीक है। तो दाब के साथ बहता है, इसलिए धमनी की दीवार कभी भी नहीं पिचकती। अब देखते हैं धमनी के जो भित्ति है, मतलब जो दीवार है, वो मुख्य रूप से 3 स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। धमनी की जो दीवार है वो कितने स्तरों से बना हुआ है? 3 स्तरों से, जिसमें से सबसे पहला स्तर को कहते हैं बाह्य स्तर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूनिका। एक्सटर्ना। दूसरा स्तर होता है मध्य स्तर, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया। तीसरा स्तर होता है अंतः स्तर, इसको कहा जाता है इंग्लिश में ट्यूनिका इंटरना। इस प्रकार से एक धमनी के जो दीवार जो है कितने स्तरों से मिलकर बना हुआ है? 3 स्तरों से मिलकर बना हुआ है। सबसे बाह्य स्तर क्या कहलाता है? ट्यूनिका एक्सटर्नल कहलाता है, जो संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है। जैसे हम को चित्र रूप में प्रदर्शित करें तो सबसे बाहर जो स्तर है, ये जो बाह्य स्तर में इस प्रकार की कोशिकाएं जो हैं अल्टरनेट क्रम में ऐसे पाए जाते हैं, जो संयोजी ऊतक होते हैं, और इनमें जो पेशियां होती हैं वो अरेखित पेशियां होती हैं। इस प्रकार की पेशियां होंगे अरेखित पेशियां। अरेखित पेशियों की उपस्थिति के कारण ये हमेशा धमनी के जो दीवार होता है वो मजबूत बना रहता है, ठीक है। ये हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर इसके अंदर वर्तुल आरेखित पेशियों का बना हुआ दूसरा स्तर पाया जाता है। ये वर्तुल पेशियां जो है की उपस्थिति के कारण ये इसके आंतरिक सतह को जो है खींच के रखता है, मतलब पिचकने नहीं देता। और ये हृदय का मध्य स्तर कहलाता है। मध्य स्तर या इसी स्तर को हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और इसके अंदर साइड आंतरिक सतह पर एक इलास्टिन तंतु का या एंडोथेलियम कोशिकाओं का बना हुआ अगला स्तर होता है, जिसमें इलास्टिन तंतु की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। इसको कहते हैं इसका अंतः स्तर या ट्यूनिका इंटरना। इस प्रकार से हमारा जो धमनी होता है वो धमनी की दीवार 3 स्तरों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसमें सभी में जो है क्या पाए जाते हैं? इलास्टिन के तंतु होते हैं, जिसके विशेष क्रमकुंचन गति के कारण या संकुचन और शिथिलन गति के कारण इसमें जो रुधिर का प्रवाह जो है निरंतर आगे की ओर होता रहता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब दूसरा रुधिर वाहिका देखते हैं, शिराएं। शिराएं या इसी को कहते हैं वेन्स। वे रुधिर वाहिकाएं जो शरीर के विविध अंगों में बने हुए अशुद्ध रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक लाने का कार्य करते हैं। ऐसे रुधिर वाहिकाओं को क्या नाम दिया गया है? शिराएं या वाहिकाएं। ये शिराएं या वाहिकाएं जो होती हैं ऊतकों पर बहुत पतली पतली शाखाओं के रूप में रहते हैं, जिनको कहते हैं वेन्यूल्स, है ना। वही वेन्यूल्स आगे चलकर बड़ी बड़ी शाखाओं में बड़ी बड़ी शाखाएं बनाती हैं। उन बड़ी शाखाओं को वेन्स कहते हैं। ये वेन्स शरीर के विविध अंगों में ऊतकों में जो अशुद्ध रक्त है उस अशुद्ध रक्त को कहाँ तक पहुँचाते हैं? हमारे
हृदय तक पहुंचाते हैं। हृदय तक आते आते ये जो वेंस होते हैं वो मुख्य रूप से 3 महाशिराओं का निर्माण करते हैं, है ना। कौन कौन से महाशिरा? अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, है ना। आगे चलकर कौन कौन से महाशिरा बनता है? अग्र महाशिरा जिसको कहते हैं फ्री केवल, है ना। दूसरा पश्च महाशिरा जिसको कहते हैं पोस्ट केवल, और तीसरा होता है पल्मोनरी महाशिरा। पहला, दूसरा और तीसरा पल्मोनरी महाशिरा। इसमें से अग्र महाशिरा शरीर के हृदय के ऊपरी अंगों से अशुद्ध रक्त को कहाँ तक पहुँचाता है? हृदय तक। इसी प्रकार पश्च महाशिरा हमारे शरीर के निचले अंग, हृदय के जो नीचे जितने भी अंग हैं, है ना, उसे अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करता है और कहाँ पहुँचाता है? हृदय में। और जो पल्मोनरी महाशिरा है ये हृदय में जो फेफड़े में जो शुद्ध रक्त होता है ना, शुद्ध रक्त के शुद्धिकरण के लिए जब हृदय से रुधिर पल्मोनरी धमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा कहाँ पहुँचता है? फेफड़ों में। तो फेफड़े में जब रक्त का शुद्धिकरण होता है या रुधिर का शुद्धिकरण होता है तो शुद्ध रक्त को वापस हृदय तक पहुँचाने का कार्य करता है पल्मोनरी महाशिरा। ठीक है। ये जो पल्मोनरी जो शिराएं होती हैं या ऐसे ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, इनकी गुहा जो होता है चौड़ा होता है ना। इन रुधिर वाहिकाओं का गुहा जो है क्या होगा? चौड़ा। लेकिन इनके जो दीवाल जो होता है वो बहुत पतला होता है। दीवाल पतला होने के कारण इसमें मान लो किसी समय रुधिर की कमी हो जाए तो आपस में ये गुहा जो है क्या हो सकते हैं? चिपक सकते हैं, है ना। मतलब दोनों में क्या अंतर हो रहा है? धमनी में क्या था? दीवाल मोटा था और गुहा सकरा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? गुहा जो है चौड़ा है लेकिन दीवाल पतला है। इसमें इलास्टिन तंतुओं की संख्या बहुत कम होती है ना। इलास्टिन तंतु की संख्या क्या होता है? इसमें बहुत कम होता है, इस कारण इसकी मोटाई कम होती है। और इसमें उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए क्या पाया जाता है? कपाट। ये कपाट जो है एक ही ओर खोलता है। किस ओर खुलेंगे? इस ओर ऐसा। अर्थात रुधिर का प्रवाह हमेशा शरीर के अंग से, है ना, ऑर्गन से किस ओर जाएगा? हार्ट की ओर, हृदय की ओर। अब ये उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा नहीं हो सकता मतलब ये दीवार जो है किस ओर खुल रहा है? मात्र एक ओर खुल रहा है ना, क्योंकि कपाट जो है रोक रहा है, दूसरी ओर उल्टा होने से उसको रोक रहा है ना। गुहा चौड़ा होने के कारण इसमें रुधिर जो है हमेशा धीरे धीरे बहता है ना। इसमें कोई दाब नहीं होता। जबकि धमनियों में जो है हमेशा रुधिर दाब के साथ बहता है। दाब के साथ क्यों बह रहा है? क्योंकि हृदय की पंपिंग क्रिया के द्वारा, हृदय द्वारा जब पंप किया जाता है तो रुधिर में दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो तीव्रता से बहता है। जबकि इसमें बहुत धीमी गति से रुधिर का प्रवाह होता है। तो ये हो गया दूसरा रुधिर वाहिका, शिराएं। अब तीसरा देखते हैं कैपिलरीज या केशिकाएं। अगला रुधिर वाहिका देखते हैं तीसरा, शिराएं, या इसी को कहते हैं कैपिलरीज। ये केशिकाएं जो होती हैं ये रुधिर जो अच्छा केशिकाएं है ना, शिराएं ही चल रहा है। कैपिलरीज या केशिकाएं ऐसे रुधिर वाहिकाएं जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले बाल के समान बहुत पतले पतले होते हैं। ठीक है, ऐसे रुधिर वाहिकाएं जो जिनके जो शरीर आंतरिक जो सतह होता है वो केस के आकार का होता है, मतलब उसकी नलियां जो होती है केस के समान होती हैं, उनको कहा जाता है कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज होते हैं
ये एक्चुअल में रुधिर जो धमनियाँ होते हैं उन्हीं के आगे जो विभाजित होने से बनते हैं। ये भी रुधिर को, शुद्ध रुधिर को जो है शरीर के ऊतकों तक और अशुद्ध रुधिर को जो है वापस शिराओं तक जो है पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर। तो पहला अंतर, धमनियाँ जो होती हैं उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद क्या है? पल्मोनरी महाधमनी और पल्मोनरी महाशिरा। ठीक है, धमनियों की दीवार मोटी होती हैं और गुहा संकरी होती हैं। शिराओं की दीवार पतले होते हैं और गुहा चौड़ी होती है। धमनियों में रुधिर जो है दाब के साथ बहता है, जबकि शिराओं में रुधिर जो है धीमी गति से बहता है। ठीक है, धमनियों में कपाट नहीं पाया जाता, जबकि शिराओं में कपाट पाया जाता है ना। ये जो कपाट जो शिराओं में पाया जाता है वो रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकने का कार्य करता है। फिर जो धमनियाँ होती हैं हमारे शरीर के आंतरिक सतह पर पाई जाती हैं, है ना, और शिराएं जो है शरीर के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। आप शिराओं को आसानी से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? हाथ को आप ऐसे करिएंगे तो यहाँ पर नीले रंग के जो भी आपको नलिकाएं दिखाई देंगी वो नलिकाएं क्या हैं? शिराएं हैं। उसमें नीला रंग क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अशुद्धियाँ, उत्सर्जी पदार्थ मिले हुए हैं, जिसके कारण उसका रंग क्या दिखाई देता है? नीला। जबकि जो धमनियाँ होंगी वो हमको बाहर से दिखाई नहीं देते, है ना, लेकिन कहीं पर कट जाता है, छिल जाता है तो वहाँ पर त्वचा के अंदर जैसे खुलेगा तब वहाँ पे लाल रंग के नलिकाएं दिखाई देंगे। वो नलिकाएं क्या होते हैं? धमनियाँ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि धमनियाँ शरीर के आंतरिक सतह पर होता है और शिराएं जो है शरीर के ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है, तो ये हो गया धमनी और शिरा में अंतर। अब हम देखते हैं धमनी तंत्र। मनुष्य का धमनी तंत्र मनुष्य में शरीर के हृदय से शरीर के विविध भागों में शुद्ध रुधिर को पहुंचाने के लिए बहुत सारे धमनियाँ पाई जाती हैं, है ना। इन धमनियों को आपस में मिला दिया जाए तो एक तंत्र बनता है जिसको हम कहते हैं धमनी तंत्र। ये धमनी तंत्र मुख्य रूप से दो महाधमनियाँ बनाती हैं। पहला दैहिक या सिस्टमेटिक महाधमनी और दूसरा पल्मोनरी महाधमनी। इसमें से हम देख लेते हैं पहले दूसरे के बारे में, पल्मोनरी महाधमनी। तो ये पल्मोनरी महाधमनी हमारे हृदय से जब उत्पन्न होता है ना, तो ये आगे चलकर कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। और दो भागों में बढ़कर हृदय को जो है अपने अपने ओर उपस्थित जो हृदय को फेफड़ों को जो है रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहाँ छोड़ता है? फेफड़ों में ले जाकर छोड़ता है। अर्थात पल्मोनरी महाधमनी आगे चलकर दो शाखाएं बनाया और दोनों शाखाएं कहाँ गए? दोनों फेफड़े में, है ना, दायां फेफड़े और बायां फेफड़े में। और कौन से रक्त को पहुंचाए? वो अशुद्ध रक्त को। यही एक अपवाद है धमनी और शिरा में। ठीक है, दूसरा दैहिक या सिस्टेमिक महाधमनी। तो ये जो दैहिक या सिस्टेमिक महाधमनी जो होता है वो शरीर हृदय से जब उत्पन्न होता है ना, तो जैसे ही हृदय से उत्पन्न होगा वो आगे चलकर शाखाओं में विभक्त हो जाता है ना। कुछ उसकी ऊपरी शरीर के ऊपरी अंगों की ओर और जो है बाएं से मुड़कर वो शरीर के निचले अंगों की ओर विभाजित हो जाता है। और शरीर के निचले भाग में जब वो बाईं ओर से घूमकर आगे चलता जाता है तो पैरों पर जाकर फिर से दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जो जिसको कार्डियक इलियक के नाम से जानते हैं। कार्डियक इलियक धमनियाँ। एक कार्डियक इलियक धमनियाँ आगे आपके पैरों में उपस्थित जो उंगलियाँ हैं, है ना, उंगली की ऊतकों तक क्या करेगा?
रुधिर को पहुंचाने का कार्य करेगा। इसी प्रकार जो सिस्टमिक महाधमनी का जो ऊपरी भाग है, ऊपर जो विभाजित हुआ है ना, वो शरीर के ऊपरी अंगों में अर्थात मस्तिष्क तक रक्त को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। इसके अलावा वो बाईं ओर से मुड़कर आपके हाथ की उंगलियों तक, फिर आपके जितने भी अंतरांग हैं उन अंतरांगों तक रुधिर को ब्रैंकियल, बेजेंट्रिक, रीनल है ना इत्यादि धमनियों के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखते हैं, क्योंकि पल्मोनरी धमनी एक ही है, ठीक है, जिसके आगे चलकर कितने शाखाएं हो गए, 2 शाखाएं हो गए और दोनों फेफड़ों को चले गए। लेकिन जो दहिका सिस्टमिक महाधमनी जो होता है वो बहुत सारे धमनियों में आगे चलकर विभाजित हो जाता है, जिनको हम निम्नलिखित धमनियों के नाम से जानते हैं। क्या क्या? पहला इंटर कॉस्टल धमनी, इंटरकॉस्टल धमनी या इंटरकॉस्टल धमनियां लिख सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक की संख्या में पाया जाता है ना। इंटरकॉस्टल धमनियां, इनकी जो संख्या होता है 5 से 7 जोड़ी होता है ना। इनकी जो संख्या होता है वो कितना होता है, 5 से 7 जोड़ी। और ये हमारे शरीर के किन अंगों को रुधिर सप्लाई करने का कार्य करता है? वक्षी गुहा में जितने अंग हैं, वक्षी गुहा में जितने अंग हैं अर्थात हमारे पसलियां हो गए है ना, और शरीर की जितने भी मसल्स हैं उसमें रुधिर को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। दूसरा है फ्रेनिक धमनियां, फ्रेनिक धमनियां। ये जो फ्रेनिक धमनी होती है इसकी एक जोड़ी उत्पन्न होता है हृदय से, जो बाईं ओर सिस्टमिक धमनी जो है आगे शाखाएं बना रहा है उसमें से, है ना। और एक जोड़ी जो धमनी उत्पन्न हुआ वो हमारे शरीर में जो हृदय के नीचे क्या है, डायाफ्राम है ना। उस डायाफ्राम में रुधिर को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। कौन? फ्रेनिक धमनी। कितने जोड़ी हैं? एक जोड़ी। अगला सिस्टमिक धमनी के अंतर्गत तीसरा धमनी देख लेते हैं, सीलियक धमनी। ये जो सीलियक धमनियां है इसकी कई शाखाएं निकलती हैं शरीर से, है ना। कितने शाखाएं निकलती हैं? कई सारे शाखाएं निकलती हैं। और ये शाखाएं जो हैं शरीर के विविध अंगों में, है ना, रुधिर को सप्लाई तो करते हैं, साथ साथ में आहार नाल को प्रमुख रूप से रुधिर पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब सीलियक धमनी जो है, धमनियां जो है क्या कर रहे हैं, आहार नाल को, आहार नाल कहाँ शुरू हुआ, आपके मुंह से, है ना, कहाँ तक, एनस तक, वहां तक रुधिर सप्लाई करने का कार्य कौन करता है? सीलियक धमनियां। फिर चौथा सुप्रियर धमनियां। ये जो सुप्रियर जो धमनियां होती हैं, है ना, ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो उपस्थित जो आंत होता है उस आंत को रुधिर सप्लाई करने का या सर्कुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा पांचवा रीनल धमनी, रीनल धमनी, इसकी हमारे एक शरीर में जो है हृदय से या जो सिस्टमिक धमनी से जो है एक जोड़ी बाहर निकलता है, एक जोड़ी निकलता है ना, जो हमारे दोनों किडनियों को, वृक्कों को क्या करने का कार्य करता है? रुधिर पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात शुद्ध रुधिर रीनल धमनी किसको पहुंचाएगा? वृक्कों को, है ना, दोनों वृक्क को। इसके अलावा अगला धमनी देखते हैं, छठवा ओवेरियन या टेस्टिकुलर। ओवेरियन धमनी, इसकी भी एक जोड़ी निकलता है ना, जो हमारे अंडाशय को जो है रुधिर सर्कुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है। फिर अगला धमनी टेस्टिकुलर, जो टेस्टिस को रुधिर सप्लाई करने का कार्य करता है। टेस्टिकुलर
वेस्कुलर धमनी, जो किसको रुधिर सप्लाई कर रहा है, वृषण को या टेस्टिस को। ठीक है, फिर अगला धमनी है ये इंफीरियर धमनी, इसकी भी एक जोड़ी शरीर से हृदय से की जो सिस्टेमिक धमनी है उससे उत्पन्न होता है ना, और ये हमारे शरीर में उपस्थित जो मलाशय होता है। ठीक है, इसके अलावा उदर जो गुहा होता है, उस उदर गुहा में और मलाशय में जो है रुधिर सप्लाई करने का, सर्कुलेट करने का कार्य करता है। और फिर लास्ट है संयुक्त इलियक धमनियां। ये जो संयुक्त इलियक धमनियां जो हैं हमारे शरीर में पैरों को जो है रुधिर सर्कुलेट करने का कार्य करते हैं। मतलब रुधिर किसको पहुंचाएगा, ये पैरों को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी जो धमनियां होती हैं, 9 प्रकार की धमनियां, ये सभी क्या होते हैं, किसके भाग होते हैं, सिस्टमिक या दैहिक महाधमनी के भाग होते हैं, जिनके द्वारा शुद्ध रुधिर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे जो है शीरा तंत्र है, तो उसको आप अगला कालखंड में पढ़ेंगे, है ना। आपने इस कालखंड में शरीर में जो है द्रवों के परिसंचरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा, हृदय ध्वनियों के बारे में पढ़ा, है ना, फिर ईसीजी के बारे में पढ़ा, फिर रुधिर वाहिकाओं या रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ा, मनुष्य के धमनी तंत्र के बारे में पढ़ा, और हृदय की क्रियाओं का नियमन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।